दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं TWC में अर्थात टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज की विषय में हमारी जो चर्चाएं होने वाली हैं वो चर्चाएं होने वाली हैं कि कैसे सीटेट के पेपर 1 को और सीटेट के पेपर 2 को कैसे हम पास करें। अर्थात आज मैं कुछ खास टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप आगे चलकर केवल और केवल 90 मार्क्स से ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा मार्क्स लाकर आप सीटेट जैसे परीक्षा को पास करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए, लेकिन एक और खास पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? तो हमें सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, चाहे वो सीटेट की बात करें या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसकी तैयारी को शुरू करने से पहले हमें उस परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो खैर, इस समय हम सीटेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सीटेट से ही रिलेटेड सारी बातें करेंगे। जैसा कि बात करते हैं, अगर हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा का पैटर्न हमारा ये है कि बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय साथियों, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि एक प्रश्न होगा, उस प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जो कि आप जानते ही हैं। दूसरी बात करते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, अर्थात 150 नंबर का टोटल कह सकते हैं पूर्णांक होगा या मार्क्स होगा दोस्तों। चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमें पता हो चुका है परीक्षा के पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि दूसरी खास बात हमें क्या पता होनी चाहिए। जैसा कि टॉपिक्स की जानकारी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पूरा सिलेबस हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं देख लेते हैं तब तक क्या होता है, हमारी तैयारी अधूरी मानी जाती है। क्योंकि एक तरफ हम चीजों को पढ़ते जाते हैं और एक तरफ हमें ये नहीं समझ में आता है कि अभी तक हमने कितना पढ़ लिया और कौन कौन सी चीजें हमारी छूटी हुई हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, एक एक विषय के सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। भले ही 2-3 दिन बाद ही हमारी तैयारी शुरू हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, 2-3 दिन सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, अर्थात अध्ययन कर लेना चाहिए। अब उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि सीडीपी के सिलेबस को जब हम देखें तो उसमें हमें ये देखना होगा या हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर जुड़े हुए हैं। उन चैप्टर्स की बात करते हैं, उन चैप्टर्स की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जुड़े हुए हैं दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं, हमें सभी टॉपिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए और उन सभी टॉपिक्स के बारे में अगर पता हो जाए तो हमें फिर ये पता कर लेना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि जिन्हें हमें पढ़ना ही है, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो गैर जरूरी हैं, यानी कि पढ़ना तो है लेकिन ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो दूसरी जानकारी हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, तो टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए, या दूसरी रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए कि हम पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से अध्ययन करें। हर एक विषय की बात करते हैं, चाहे वो सीडीपी या अन्य विषयों की बात करें। तीसरी बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो टाइम टेबल की बात करते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा टाइम टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा समय होता नहीं है। कुल मिलाकर 5 से 6 घंटे समय होता है। देखिए, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं उनके पास क्या होता है, 5 से 6 ही घंटे समय होता है पूरा दिन में। तो उन्हें एक सही टाइम टेबल बना लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सारा दिन समय मिल जाता है, तो जिन्हें सारा दिन मिल जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं, और जिन्हें कम समय मिलता है तो वे अपने अकॉर्डिंग क्या करें, टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि क्या होता है
कि अगर हम टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हाँ इतने समय में हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। अर्थात जैसे सीडीपी को हम 2 घंटे या 1 घंटे दे रहे हैं, मैथ या जिसका मैथ है या एसएसटी है जिसका जैसा विषय है उसके हिसाब से उस विषय को वो समझ लेता है कि हाँ इस विषय को मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, इस विषय को पढ़ भी रहा हूँ, इस चैप्टर को या इतने चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक सिस्टम पता चल जाता है कि हाँ हम एक अच्छे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो टाइम टेबल का होना जरूरी है। कई बार क्या होता है जब हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो मन करता है, जो दिख जाता है, जो किताब दिख जाती है वही किताब पढ़ने लगते हैं और 1-2 महीने बीतने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी तरह के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, हमने किसी भी तरह के टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया और हमें ये इसीलिए नहीं पता चल पा रहा है कि हमने कितने चैप्टर को पढ़ लिया किस सब्जेक्ट के और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी कंप्लीट है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा एक अच्छा टाइम टेबल आप जरूर बना लीजिए। ज्यादा कठोर मत बनाइए, थोड़ा सा लचीला टाइप के बनाइए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दिन उस टाइम पर वो चीजें नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई स्ट्रेस पैदा ना हो। तो एक बेहतर टाइम टेबल का होना भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। जैसा कि बात करते हैं मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना चाहिए। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हैं आयोग के पास, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, और साथ ही साथ हमें ये पता चल जाता है कि इस समय कौन से टॉपिक का ज्यादा ट्रेंड है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए और फिर हम जैसे जैसे तैयारी करते चले वैसे वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करते चलना चाहिए। अब कितने साल के कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखें तो लगभग 4 से 5 साल के अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो निश्चित तौर पर कोई कमी नहीं होगी हमारे तैयारी में। इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस समय एग्जाम का क्या ट्रेंड है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए मेरे हिसाब से यूथ यूथ प्रकाशन की एक बुक आती है उसको आप परचेज कर लीजिए, उसी से आप मॉक टेस्ट करिए। नहीं तो फिर आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं। जैसा कि बात करते हैं अपने चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और बहुत सारे चैनल है वहां पर भी मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। तो आपको जहां अच्छा लगे आप वहां फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि अभी आप टॉपिक से क्या करें, हमारे साथ पढ़ें, यूट्यूब पर पढ़ें और कुछ जो क्वेश्चन हमारे द्वारा शेयर किए जा रहे हैं उनको आप देखते चलिए और बाद में आप क्या करिएगा कि एक तरह से या वीकली आप टाइम सेट कर लीजिए कि हर वीक मैं क्या करूंगा, एक तरह से मॉक टेस्ट लगाऊंगा जो कि कोई भी यूट्यूब चैनल से नहीं बल्कि मैं अपने स्वयं के किताब से लगाऊंगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा और ये चीजें आप अपना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। और अंतिम समय में मॉक टेस्ट के लिए अगर आप चाहेंगे तो सीबीएसई की बात करते हैं यानी कि आयोग की बात करते हैं तो आयोग भी अपना एक तरह से मॉक टेस्ट जारी करता है। तो उसके भी मॉक टेस्ट को अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, इससे आपको ज्यादा ही जानकारी मिल जाएगी और इससे पूरी तरीके से परीक्षा के पैटर्न को आपको पता चल जाएगा, अर्थात पूरी तरीके से आप चीजों को समझ लेंगे। अब हम अगली बात करते हैं दोस्तों और लास्ट बात करते हैं, रिवीजन की बात करते हैं। आज सबसे बड़ी कमजोरी अगर किसी छात्र की है तो है रिवीजन ना करना। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन से मुंह मोड़ लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने पढ़ लिया है अब मुझे आने लगा है, जो कि गलत बात है। रिवीजन करना जरूरी है। देखिए कैसे रिवीजन करना चाहिए, ये एग्जाम के टाइम की बात अलग है। स्टार्टिंग से मैं कहता हूं स्टार्टिंग से आपको रिवीजन लेकर चलना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं तो आपकी तैयारी ये समझ लो कि सोने पे सुहागा वाली हो जाएगी। देखिए आप क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट में पूरे महीने का आप क्या करिए, सिस्टम सेट कर दीजिए कि आप ये सेट कर दीजिए कि इस तारीख को, जैसे आप अपने हिसाब से 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख जैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करें,
इस तारीख को मैं क्या करूंगा, सीडीपी के 5 चैप्टर को या 3 चैप्टर जो हैं उनको मैं तैयार करूंगा, यानी कि रिवाइज करूंगा। उसके बाद फिर इस तारीख को अगले जो 2 चैप्टर बचे हों उनको मैं कंप्लीट करूंगा। फिर इस तारीख को मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा या इतने चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करूंगा। और उसके बाद फिर से रोटेट कर दीजिए, फिर से रोटेट कर दीजिए। इसी तरह हर विषय के आप क्या कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट में आप लिख दीजिए कि इस डेट को मैं इस विषय को ही पढ़ूंगा और किसी विषय को नहीं पढ़ूंगा और पूरा रिवीजन करूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बेहतर आप क्या करिए, रिवीजन टाइम भी बना लीजिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन टाइम नहीं बनाते हैं या एक तरह से रिवीजन को आप प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आपकी तैयारी करना व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि एक तरफ आप पढ़ते जाते हैं और दूसरी तरफ आप भूलते जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि रिवीजन को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। देखिए, रिवीजन करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है आप फटाफट देखते चलें। दूसरा तरीका यह है कि पहले आप 2-3 बार थोड़ा सा समय दें रिवीजन करते समय। आप जितना ज्यादा समझ पा रहे हैं समझ लीजिए, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप पहला चैप्टर का सॉरी किसी भी चैप्टर को आपको रिवीजन करना है या सब्जेक्ट को रिवीजन करना है तो उसके पहले पेज को या हेडिंग को देखने के बाद ही आपको सारी अंदर की बातें पता चल जाएंगी। तो आपका रिवीजन इतना तगड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप क्या करें कि जब उस टॉपिक उस चैप्टर की बात करते हैं या टॉपिक की बात करते हैं, उसके पहले हेडिंग को देखने के बाद उसके अंदर की सारी बातें याद आ जाएं। दूसरी बात करते हैं, कम से कम हर एक सिद्धांत, जैसे सीडीपी की मैं बात करूं तो जितने भी सिद्धांत है उस सारे सिद्धांतों के भाव तो पता होने चाहिए, फीलिंग तो पता होनी चाहिए कि भाई जैसे वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वे अपने सिद्धांत पर अपने सिद्धांत में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वे अपने सिद्धांत में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कोलवर्ग की सिद्धांत की बात करते हैं तो वे किस चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि उसके हर एक उस सिद्धांत के भाव क्या है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपके पास अगर सही रणनीति है तो निश्चित तौर पर आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कैसे सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, कैसे एक तरह से हमें निकालना चाहिए। तो सही रणनीति बनाकर हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। इसका नेक्स्ट वर्जन मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द। अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करते चलेंगे तो इसके बाद मैं एक दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस विषय की तैयारी कैसे आपको करना है। हर एक विषय की मैं खास रणनीति आपको बता दूंगा, बस आप उतना कर लीजिए, उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। बाकी हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाए उन क्लासेस को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े शानदार तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से मैं चीजों को कवर करते चल रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत और हम मिलते हैं, यानी कि मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।